हेलो नमस्कार, स्वागत है आपकी अपने YouTube चैनल पे। तो इतने दिन बच्चों आप हमारे YouTube चैनल पे सिर्फ गणित की क्लासें लेते थे, रेगुलर क्लासें चल रही थी और 4-5 चैप्टर अपन लोग कर भी चुके हैं। अब गणित की क्लासें भी रेगुलर हो जाएगी। थोड़ा सा क्या समय की शॉर्टेज की वजह से नहीं हो पा रहा था और आज मैं आपके लिए सामाजिक की क्लास भी मेरे YouTube चैनल पे लगाऊंगा। तो आप रोज सामाजिक क्लासें रेगुलर ले सकते हो। कल से आप परसों से विज्ञान की क्लासें भी आना शुरू हो जाएगी। ये जो सर है इनका नाम है शशिकांत जी चेजारा, जो आपको सामाजिक विषय का अध्ययन कराएंगे। तो आप सामाजिक विषय का अध्ययन इनसे कर सकते हैं और साथ साथ में आप इनको ये स्टडी वगैरह कराएंगे। जो मटेरियल है आप नोटबुक में भी नोट डाउन कर सकते हो और जो भी डाउट्स रहता है तो आपको मोबाइल नंबर दिए हैं, व्हाट्सएप नंबर दिए हैं, वहां पे आप डाल सकते हो डाउट्स और कमेंट बॉक्स में डाल सकते हो और उसका जवाब आपको जल्दी ही मिल जाएगा। तो चलिए सामाजिक क्लास शुरू करते हैं। जैसा कि आपके सर ने आपको बताया कि आपके इसी YouTube चैनल पे आज से नियमित सामाजिक की क्लासेस चलेगी। तो चलिए प्रारंभ करते हैं कक्षा 10 के लिए और उनका अध्याय रहेगा अध्याय 6, जिसका नाम है केंद्र सरकार। जब भारत का संविधान बनके तैयार हुआ था तब हमने हमारे संविधान में संघीय शासन व्यवस्था को अपनाया था, जिसका तात्पर्य यही था कि भारतीय सरकार व्यवस्था में जो सरकार होगी वह राज्य के लिए अलग और केंद्र के लिए अलग अलग रूप से कार्य करेगी। तो संघीय व्यवस्था में संविधान के अनुसार सरकारें दो भागों में कार्य करती है, एक केंद्र सरकार, दूसरा राज्य सरकार। तो आपके आज का विषय रहेगा केंद्र सरकार। सबसे पहले हम समझते हैं कि सरकार आखिरकार होती क्या है, डेफिनेशन क्या होती है सरकार की। तो एक बहुत ही महान विद्वान ने कहा था कि सरकार का तात्पर्य एक ऐसे अभिकरण या मशीन से होता है जिसका मुख्य उद्देश्य राज्य की जो सामान्य हित होते हैं उनकी उन्नति करना और जो सामान्य मामले होते हैं उनको नियमित करना। अन्यथा सरकार सिर्फ और सिर्फ एक अभिकल्पना ही रह जाती है। तो भारतीय संविधान के अनुसार केंद्र सरकार तीन अंगों में कार्य करती है, जिसका पहला अंग है व्यवस्थापिका, दूसरा अंग होगा कार्यपालिका और तीसरा अंग न्यायपालिका। व्यवस्थापिका के नाम से ही आपको पता चलता है कि इस अंग का मुख्य कार्य होता है व्यवस्था करना। कार्यपालिका का मुख्य कार्य होता है व्यवस्थापिका के द्वारा जो कानून बनाया जाता है उसको आम जन में लागू करवाना, और न्यायपालिका का मुख्य कार्य होता है जो कानून कार्यपालिका ने देश में लागू करवाया है, यदि कुछ असामाजिक तत्वों के द्वारा वह कानून तोड़ा जाता है तो न्यायपालिका ऐसे असामाजिक तत्वों को दंडित करने का अधिकार अपने पास रखती है। तो सबसे पहले हम चर्चा करेंगे व्यवस्थापिका पे। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 79 में इस प्रकार की व्याख्या की गई है कि केंद्र सरकार में एक व्यवस्थापिका होगी जिसका मुख्य कार्य होगा कानून का निर्माण करना, और इन निर्माण किए हुए कानून को कार्यपालिका को भेज दिया जाता है और कार्यपालिका का कार्य होता है कि व्यवस्थापिका के द्वारा बनाए हुए कानूनों का देश में लागू करवाना। तो इसका मुख्य कार्य होता है कानून को लागू करवाना
और इन लागू किए हुए कानूनों को यदि देश के कुछ असामाजिक तत्वों के द्वारा अवहेलना की जाती है या उनको तोड़ने का जो दुस्साहस किया जाता है, ऐसे असामाजिक तत्वों को दंडित करने का अधिकार न्यायपालिका के पास होता है। तो उसका मुख्य कार्य होता है कि इन लागू किए हुए कानून को जो तोड़ता है उसे दंड देने का अधिकार या दंडित करने का अधिकार। तो इस प्रकार हमने समझा कि केंद्र सरकार में तीनों अंग व्यवस्थापिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका तीनों एक दूसरे से जुड़े हुए ही कार्य करते हैं। जब तक इन व्यवस्थापिका के द्वारा कानून का निर्माण नहीं किया जाता है तो नए बने हुए कानून को कार्यपालिका लागू नहीं करवा सकती। इसलिए सबसे अहम भूमिका होती है व्यवस्थापिका की। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 79 में यह लिखा हुआ है कि भारतीय संविधान में केंद्र सरकार का कार्य करने के लिए पहला सदन व्यवस्थापिका होगा, जिसका मुख्य कार्य होता है देश में व्यवस्था बनाए रखना, और व्यवस्था बनाने के लिए कानून निर्माण का ही सहारा लिया जाता है। इसी कड़ी में जब हम आगे बढ़ते हैं तो व्यवस्थापिका किस प्रकार से कार्य करती है, तो वो देखिए, व्यवस्थापिका का कार्य होता है कानून का निर्माण करना, और कानून का निर्माण करने के लिए केंद्रीय स्तर पर हमारे पास जो कानून निर्माण करने की एक संघीय इकाई है उसका नाम होता है संसद, पार्लियामेंट। और हमारे जो भारत की पार्लियामेंट है उसे हम संसद के नाम से संबोधन करते हैं। यह एक लोकतंत्र का मंदिर होता है जहां पर देश हित के लिए, देश की 125 करोड़ लोगों के लिए, उन्हीं के कल्याण के लिए कानूनों का निर्माण किया जाता है। और संसद का जो निर्माण होता है वह 2 सदनों के माध्यम से होता है। कुछ विद्वानों का मानना है कि संसद 2 सदनों से मिलकर बनी होती है। यह पूर्णतया गलत है, क्योंकि संसद केवल 2 सदन से ही नहीं अपितु एक तीसरे पद के साथ होने से ही बनती है। इसलिए संसद को यदि समझें तो संसद लोकसभा, राज्यसभा, इन 2 सदनों के साथ महामहिम राष्ट्रपति के मिलने से ही बनती है। तो हम कह सकते हैं कि संसद भारत के 2 सदनों और 3 अंगों से मिलकर बनी होती है। वो 2 सदन है लोकसभा और राज्यसभा, लेकिन जब 3 अंगों की बात करें तो राष्ट्रपति उसमें सर्वोपरि होता है, क्योंकि व्यवस्थापिका का कार्य होता है कानून का निर्माण करना, और कानून कोई बिल तभी बनता है जब उस बिल पर राष्ट्रपति के हस्ताक्षर होंगे, तभी वो बिल कानून का निर्माण कर पाता है। इसलिए व्यवस्थापिका का सबसे महत्वपूर्ण जो अंग होता है वह होता है राष्ट्रपति, क्योंकि बिना राष्ट्रपति के इन दोनों सदनों में जो भी बिल पास कितनी ही बार क्यों ना हो जाए, लेकिन राष्ट्रपति की हस्ताक्षर और सहमति के बिना वह कानून का निर्माण या कानून का रूप धारण नहीं कर पाता है। इसलिए व्यवस्थापिका में लोकसभा और राज्यसभा 2 सदनों के साथ साथ महामहिम राष्ट्रपति की उपस्थिति भी अनिवार्य होती है। इसलिए संसद को यदि शाब्दिक रूप में समझा जाए तो लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति, इन तीनों को संयुक्त रूप से ही संसद कहा जाता है। तो हम बात करते हैं लोकसभा की। हमारी जो संसद है वो 2 सदनों से मिलकर बनी हुई है। वैसे देखा जाए तो संसद में 3 भवन बने हुए हैं। जब हमारे संसद का नक्शा बनकर तैयार हुआ था, यूं कहे तब हमारी संसद बनकर ही तैयार हुई थी, तब हमारी संसद भवन में 3 प्रमुख रूप से बड़े बड़े भवन या हॉल बने थे, जिसमें पहला था लोकसभा, दूसरा था राज्यसभा और तीसरा बना था पुस्तकालय। लेकिन पुस्तकालय का कानून निर्माण में कोई योगदान नहीं है, ठीक है, इसलिए लोकसभा और राज्यसभा का ही कानून निर्माण में योगदान है। सबसे पहले बात करते हैं लोकसभा की। लोकसभा को हम अस्थायी सदन भी बोलते हैं, कारण क्योंकि हर 5 साल बाद में लोकसभा का चुनाव होता है, नए सांसद आते हैं
और पुराने सांसद चले जाते हैं, कभी कभी कुछ सांसद दोबारा जीत कर भी आते हैं। कहने मतलब क्या है कि इसमें अस्थायित्व बना रहता है। हर 5 साल के बाद लोकसभा का चुनाव होता है, जिसके कारण यह एक स्थायी रूप धारण नहीं कर पाती है। इसी के साथ इसे निम्न सदन की भी संज्ञा दी गई है। याद रखिए, लोकसभा, अस्थायी सदन, निम्न सदन और प्रथम सदन। देखिए कितने नामों से इसे अवगत करवाया गया है। लोकसभा, अस्थायी सदन, निम्न सदन और प्रथम सदन, ये सभी के सभी लोकसभा के ही नाम हैं। इसी के साथ दूसरा आता है राज्यसभा। राज्यसभा को दूसरे नाम से बोलते हैं, इसको निम्न सदन तो राज्यसभा को उच्च सदन। लोकसभा को अस्थायी सदन तो राज्यसभा को स्थायी सदन। इस प्रकार से लोकसभा और राज्यसभा के कुछ और भी अन्य महत्वपूर्ण नाम हमारे सामने हैं, जिनमें अब देखिए, राज्यसभा को स्थायी सदन क्यों कहा जाता है? क्योंकि राज्यसभा जिस दिन से बनकर तैयार हुई है, उस दिन से राज्यसभा का आज तक कभी भी विघटन नहीं हुआ है। क्योंकि राज्यसभा का कार्यकाल 6 वर्ष का है। इसमें उपस्थित सदस्य हर 2 वर्ष में 1/3 सदस्य अपना पद छोड़ देते हैं और प्रत्येक 2 वर्ष बाद उन्हीं 1/3 सदस्यों के लिए पुनः चुनाव करवाया जाता है। इसलिए किसी भी स्थिति में इसकी सदस्य संख्या कम नहीं होती है। और भारतीय इतिहास में आज तक राज्यसभा को समय से पूर्व कभी भी विघटित नहीं किया जा चुका है, लेकिन लोकसभा को समय से पूर्व अब तक 6 बार विघटित किया जा सका है। इस कारण से यह अस्थायी सदन बना हुआ है। अब देखते हैं लोकसभा की संगठन संरचना। हमारे लोकसभा की संगठन संरचना जिस प्रकार है, सदस्य संख्या। जब भारतीय संविधान में लोकसभा बनकर तैयार हुई थी तो उस समय इसमें सदस्य संख्या कुछ और थी, लेकिन समय के साथ साथ बढ़ती हुई जनसंख्या को प्रतिनिधित्व पूरा होने के लिए इसमें समय समय पर सदस्य संख्या बढ़ाई गई। वर्तमान में लोकसभा की सदस्य संख्या 552 सदस्य है। पहले इसमें 520 सदस्य हुआ करते थे, लेकिन 1987 में गोवा और दमन एवं द्वीप, जब इनका पुनर्गठन अधिनियम हुआ था जो 1987 में पारित हुआ था, उसमें यह सुनिश्चित किया गया था कि जो लोकसभा की कुछ सीटें हैं वो 500 से 552 तक हो सकती है। उसके बाद से लेके आज तक हमारे संसद में कुल सदस्य संख्या 552 है, लेकिन वर्तमान में कुल 545 सदस्य ही हमारी लोकसभा में बैठे हैं। तो देखिए, कुल सदस्य संख्या लोकसभा की 552 है, लेकिन वर्तमान में 545 सदस्य ही हमारी लोकसभा में विराजमान हैं। अब ये 7 सदस्य कहां कम हुए वो हम देखेंगे। इनमें से 530 सदस्य भारत के 28 राज्यों में से चुने जाते हैं। भारतीय राज्यों में से प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित होते हैं, जिन्हें आप और मैं अपने मताधिकार का प्रयोग करके प्रत्यक्ष रूप से संसद भवन में भेजते हैं। और शेष 20 सदस्य संघ क्षेत्रों अर्थात केंद्रीय शासित प्रदेशों के द्वारा चुने जाते हैं। अब
ये 20 सदस्य इन केंद्र शासित प्रदेशों से आने तय थे, लेकिन वर्तमान में केवल 13 सदस्य ही केंद्रीय शासित प्रदेशों से लोकसभा में आ रहे हैं। मतलब कि ये जो 7 सदस्य कम हुए थे, ये राज्यों से नहीं बल्कि केंद्र शासित प्रदेशों से कम हुए हैं। और शेष 2 सदस्य, याद रखिए, इन शेष 2 सदस्यों का चुनाव नहीं होता है, इनको राष्ट्रपति के द्वारा मनोनयन या मनोवित किया जाता है। यह भारत के किसी भी चुनाव प्रक्रिया में से चुनकर बिल्कुल नहीं आते हैं। इनको राष्ट्रपति अपनी स्वविवेक के आधार पे 2 आंग्ल भारतीय को लोकसभा का सांसद बनने के लिए अनुमोदित करता है और वो इन दोनों का लोकसभा सांसद के रूप में मनोनयन कर देता है। इस प्रकार से कुल 545 सदस्य वर्तमान में हमारी लोकसभा में विराजमान हैं। अब बात करते हैं राज्यसभा के सदस्यों की। ठीक इसी प्रकार राज्यसभा में भी कुल सदस्य 250 निर्धारित किए गए हैं। जिस प्रकार से लोकसभा में 552 सदस्य निर्धारित किए गए थे, लेकिन इसके बावजूद भी 545 सदस्य ही लोकसभा में विराजमान है, ठीक उसी प्रकार से राज्यसभा में भी कुल सदस्य 250 निर्धारित किए गए हैं, लेकिन वर्तमान में 245 सदस्य ही राज्यसभा सांसद के रूप में विराजमान हैं, जिनमें से इनकी सदस्य संख्याओं का निर्धारण इस प्रकार है। 233 सदस्य विधान मंडलों के द्वारा, यानी कि इनका निर्धारण हमारे द्वारा नहीं होता है, इनका निर्धारण राज्य सरकार अर्थात जो विधान मंडल है, भारत के 28 राज्यों में से 7 राज्यों में विधान मंडल है और शेष में विधानसभाएं हैं। वो विधान मंडल और विधानसभा किस प्रकार से बांटी गई है, ये आपका जो अध्याय नंबर 7 है, जो ठीक इसका अगला अध्याय है, उसमें हम चर्चा कर लेंगे। 233 सदस्य ये विधान मंडलों से आते हैं, या यूं कहे तो राज्यों से आते हैं। इसके अलावा शेष 12 सदस्य राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत होते हैं। राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत होते हैं। देखिए, लोकसभा में राष्ट्रपति ने 2 आंग्ल भारतीय सदस्यों को मनोनीत किया था। ये ऐसे सदस्य होते हैं जो भारतीय मूल के नहीं होते। ठीक उसी प्रकार राष्ट्रपति राज्यसभा में भी 12 सदस्यों का मनोनयन करता है, लेकिन ये आंग्ल भारतीय नहीं होते हैं, ये भारत के ही होते हैं। ये कला, साहित्य, खेल, सेवा आदि बड़े क्षेत्रों में देश का नाम रोशन किए हुए होते हैं या बहुत ज्यादा अनुभवी होते हैं, जिनको देश में सेवा देने के लिए राज्यसभा का सांसद माननीय महामहिम राष्ट्रपति के द्वारा बनाया जाता है। ये थी लोकसभा और राज्यसभा की सदस्य संख्याओं का संक्षिप्त में विवरण।